हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी तरीके से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर हम पहले टॉपिक को रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। इससे आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम इनकम टैक्स के क्वेश्चंस काफी सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमने ऑडिटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं विद रिवीजन, और हम अकाउंटेंसी के भी क्वेश्चंस इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक पार्ट 7 हमारे चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएंगे। पार्ट 8 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और पहले हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर उन सभी लेक्चर्स को देखिए। और अगर आप फ्री पीडीएफ्स चाहते हैं तो पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली अवेल कर सकते हैं। आपको सिर्फ जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से आप सारी पीडीएफ को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है और इजीली आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हर एक चीज को गो थ्रू कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन। एक बार अगर हम सिलेबस पे नजर डालें तो देखिए अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेपरेट लेक्चर कर चुके हैं, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं, कैपिटल, रेवेन्यू रिसिट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर आएगा। देन डेप्रिसिएशन रिजर्व जो अभी हम कर रहे हैं, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हो गया है, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं। मैंने शुरू में कुछ बेसिक लेक्चर्स भी लिए हैं रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, है ना? तो उन लेक्चर्स को भी आप देखिएगा। यहाँ पे आज जो है लेक्चर है 8, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन और उसके एमसीक्यूज को पढ़ रहे हैं। इसके बाद आएगा लेक्चर 9। लेक्चर 9 जिसमें हम ट्रेडिंग नहीं, लेक्चर 9 में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। बेसिकली ये आपकी एनपीओ का पार्ट होता है, इसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद आपके पास ट्रेडिंग पीएनएल और जो बैलेंस शीट होती है, इसे हम लेक्चर नंबर 10 में कवर करेंगे। ठीक है? तो मेक श्योर कि आप इन सभी लेक्चर्स को देखें। और इन सभी लेक्चर्स को आप कैसे देख पाएंगे? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे। ठीक है? वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है? देखो, आपके पास कोई भी एक एसेट है, ठीक है? आपके पास एक ट्रक है, आपने इस ट्रक का यूज किया है कि हम इस ट्रक को अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना? अब हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक को यूज कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे ट्रक्स खरीदे, ठीक है? क्या इन ट्रक्स को जब मैं मार्केट में सेल करने जाऊंगी आफ्टर 1 ईयर, तो इसकी वैल्यू वही रहेगी जो कि मैंने इसे परचेज करते टाइम वैल्यू पे की थी। सपोज कीजिए कि मैंने ये ट्रक खरीदा था 1 लाख रुपीस का, तो क्या ये 1 साल बाद भी 1 लाख रुपीस पे रहेगा? नहीं, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई हम इसे इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कम तो होनी है ना? ये जो वैल्यू कम होती है, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, यानी कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है? फिक्स्ड एसेट या फिर किसी भी एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है भाई? ये बुक वैल्यू है। जिस वैल्यू पे आप उसे लेकर आए थे, उस वैल्यू पे आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है? समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू क्यों कम हो जाती है? हम इसे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो भाई यूसेज की वजह से, है ना? टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन हो जाता है। वेयर एंड टेयर से
डेप्रिसिएशन हो जाता है, ठीक है, ऑब्सलीट हो जाती है वैल्यू। समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों कहते हैं इसे नॉन कैश एक्सपेंस? देखिए, जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन क्या इस एसेट की वैल्यू जो कम हो रही है उसके लिए आपकी जेब से कोई पैसा जाता है? नहीं, है ना? अपनी जेब से थोड़ी ना आप कोई पैसा निकालते हो। तो ये है नॉन कैश एक्सपेंस, जिसपे आपको स्पेशली कैश को पे नहीं करते, ये सिर्फ आपकी जो वैल्यू है एसेट की उसे डिक्रीज कर देता है पीरियोडिकली, ठीक है? तो ये क्या है आपका नॉन कैश एक्सपेंस। अच्छा, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है? तीसरी चीज है इसका ट्रीटमेंट। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर क्योंकि ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है और हमारे सारे एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आते हैं, तो पहला ट्रीटमेंट क्या होगा इसका कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में हम इसको शो करेंगे। ओके, दूसरी चीज, एसेट्स कहाँ शो होते हैं? बैलेंस शीट में एसेट कॉलम में शो होते हैं, है ना? तो वहां पर सपोज आप ट्रक शो कर रहे हैं तो इस पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट करके फाइनल वैल्यू बाहर कॉलम में शो करेंगे। तो एक ट्रीटमेंट तो हो गया कि एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा, एसेट्स में से इसकी वैल्यू आप डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है यहाँ पे तक कि कैसे ट्रीटमेंट होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस है। ओके, नेक्स्ट जो चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने दो कंसेप्ट पढ़े होंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है? यानी कि जिसमें क्या होता है, आपके ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो ही आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, नहीं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट की अगेंस्ट ये चार्ज है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, आपको अपने एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करनी होगी, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, ठीक है? तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। समझ आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट जो चीज आती है इसमें, फिफ्थ पॉइंट ध्यान रखिएगा, दैट इज इट कम्स अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। डेप्रिसिएशन किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर आता है ना? अच्छा, इसके अंदर ना दो टर्म्स और देखने को मिलते हैं हमें, एक होता है डिप्लीशन और एक होता है आपका अमोर्टाइजेशन। डिप्लीशन का मतलब होता है जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके, है ना, माइनिंग्स करके जो भी एसिड्स कलेक्ट करते हैं, जो भी चीजें कलेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होना कहलाती है डिप्लीशन। अमोर्टाइजेशन मतलब होता है जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी इनटेंजिबल एसेट्स पे या फिर लोन वैल्यू पे, ठीक है? इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जैसे आपकी गुडविल हो गया, आपके पेटेंट्स हो गए, है ना, ये सब क्या है? अमोर्टाइजेशन। ओके, क्लियर है? अब बात आती है इसके मेथड्स की, ठीक है? मेथड्स में वेरी फेमस दो मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है? बेसिकली दो मेथड फॉलो किए जाते हैं। और भी मेथड होते हैं जैसे कि एन्युटी मेथड होता है आपका, ठीक है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है, ठीक है? देन आपका आता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड आता है। तो काफी सारे डिफरेंट मेथड्स भी आते हैं, बट मेजरली आपसे दो ही मेथड पूछे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। समझ आ गया? ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया डेप्रिसिएशन का कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई है और अब आप तैयार हैं किस चीज के लिए? एमसीक्यूज के लिए, ठीक है? आई होप कि आप एमसीक्यूज के लिए यहाँ पर रेडी हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज भी आप लोगों के लिए ऐड की है जिसे आप पढ़ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है? एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर टाइम। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज एलोकेटेड थ्रू डेप्रिसिएशन। आप अपने एसेट की वैल्यू को हर साल कम करते हैं, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस है। टाइप्स दे रखे हैं, देखो आपको यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट
माइनस सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एसिलेटेड मेथड होता है आपका, ठीक है, जहां पे इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एंड देन लेटर ऑन ये आपका जो डेप्रिसिएशन है इसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर आता है आपका डबल डिक्लाइनिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ऐसे ही काफी सारे मेथड्स हैं बट हम मेजरली दो ही मेथड्स को फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ये आपके इफेक्ट्स के बारे में बताया है, यूजफुल लाइफ और सेल्वेज वैल्यू के बारे में बताया है। जितनी ज्यादा यूजफुल लाइफ और सेल्वेज वैल्यू होगी उतना ही डेप्रिसिएशन कम होगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है कंसेप्ट अच्छे से कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। दूसरा यहाँ पर दिया है दैट इज योर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। यहाँ पर देखो दिया है ना सिलेबस में कि डेप्रिसिएशन भी पढ़ना है और आपको रिजर्व एंड प्रोविजंस भी पढ़ना है ना। तो चलिए रिजर्व्स एंड प्रोविजन के बारे में सीखते हैं। प्रोविजन एंड रिजर्व, देखो प्रोविजन का मतलब होता है जब आप किसी नॉन लायबिलिटी के लिए पहले से बचत करते हुए चलते हैं। यहाँ पर फॉलो होता है आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े हैं ना हमने, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। रिजर्व, जहां पे एक अननोन लायबिलिटी के लिए आप पैसा इकट्ठा करके सेव करके रखते हैं। प्रोविजंस में आपने देखा होगा जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है ना, डेटर्स जो अब बुरे बन गए हैं क्योंकि ये पैसा नहीं लौटा रहे हैं तो इनके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दिया। तो स्पेशली यहाँ पे बैड डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट किया है। आपको पता है कि आप किस लायबिलिटी के लिए यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, ठीक है। लेकिन रिजर्व होता है अननोन लायबिलिटी। भाई हम ऑलरेडी पैसा सेव करते जा रहे हैं, आगे क्या पता किस सिचुएशन में हमें ये पैसा काम आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हमें पता नहीं होता कि हम किस पर्पज से सेव कर रहे हैं, बस हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको जब फायदा होगा तभी आप इस पैसे को सेव करेंगे। यहाँ पर आपको इस पैसे को प्रोविजन क्रिएट करना ही होता है। यहाँ पर ये लायबिलिटी है आपकी, इसे क्रिएट करना पड़ेगा। डिपेंड नहीं करता कि आपका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वही जब रिजर्व की बात करें तो रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। भाई सेविंग्स तभी तो करोगे ना जब इनकम होगी, कोई इनकम ही नहीं है तो क्या कुछ सेव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट जब होगा तभी आप क्या करेंगे, एक रिजर्व क्रिएट कर पाएंगे, है ना। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपके प्रोविजन एंड रिजर्व का। तो बाकी सारी की सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेजरली ये दो पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व को लेकर। अब देखो रिजर्व में भी आप देखते हैं दो कैटेगरी आती है, एक आती है आपकी कैपिटल रिजर्व और एक आती है आपकी रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो लॉन्ग टर्म में आप क्या करते हैं, पैसा सेव करके रखते हैं। रेवेन्यू रिजर्व जो आप छोटी छोटी चीजों पे क्या करते हैं, पैसा सेव करते हैं। जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व्स क्रिएट करे या फिर मिड टर्म के लिए रिजर्व्स क्रिएट करे, वो सारे आते हैं रेवेन्यू में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिजर्व्स को क्रिएट कर रहे हैं तो वो कैपिटल रिजर्व से क्रिएट किए जाते हैं। ये आपके कैपिटल से क्रिएट किए जाते हैं, आउट ऑफ कैपिटल, और ये आउट ऑफ योर प्रॉफिट, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। प्रोविजन एंड रिजर्व भी समझ आ गया है और अब आप इसके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने ऐड किए यहाँ पे, कोई हाईफाई क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं बिकॉज अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी रहेगी तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कॉल्ड। एक फिक्स एसेट की जो वैल्यू थी उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है ये कैसी वैल्यू होती है, ये आपकी बुक वैल्यू है क्योंकि अब आप इसे बुक में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आपको पता है, जिस प्राइस पे या जिस कॉस्ट पे आपने किसी भी एसेट को परचेज किया है, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज बुक वैल्यू, है ना, दैट इज बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे सेलर और बायर एग्री करते हैं कि ठीक है हम इस प्राइस पे इस एसेट को खरीद लेंगे। मार्केट वैल्यू क्या होती है, जब आप मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं और आपको पता होता है कि मार्केट में
आज के टाइम पे इसकी क्या वर्थ है, दैट इज मार्केट वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें से वैल्यू में से जब कॉस्ट वगैरह जो होता है ना, उसे आप लेस कर देते हैं, दैट इज योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बुक वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर है। मैंने शुरू में ही बताया था कि बुक वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन। हर साल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी यूपीपीसीएल एग्जामिनेशन में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल ये मत सोचना कि हम हाई फाई चीजें पढ़कर जाएं और वहां पर जाके ऐसा हो कि बेसिक क्वेश्चन सामने आए और आप उन्हें भी अटेम्प्ट ना कर पाए। तो प्लीज अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर जो हायर लेवल के पोर्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अच्छे हो जाते हैं जब आप बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे पूछा है कि हर साल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, क्या इक्विटी पे चार्ज किया जाता है? नो मैम। लाइबिलिटीज, नो लाइबिलिटीज। एसेट्स पे चार्ज किया जाता है, वो भी कौन से एसेट? फिक्स्ड एसेट्स। कौन से एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स, जिन्हें हम नॉन करेंट एसेट्स भी कहते हैं, विच आर फॉर लॉन्ग टर्म, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, है ना। जैसे मशीनरी हो गया आपका, है ना, आपके ट्रक्स हो गए, ठीक है, कुछ टूल्स हो गए भारी भरकम, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो ये सब चीजें क्या है? ये आपके फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, देखो कह रहा है इन द बुक्स ऑफ CCW लिमिटेड द मशीनरी अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है भाई, 1 अप्रैल 2019 को मेरे पास मशीनरी की वैल्यू दी गई है 2,50,000 और मुझे कहा गया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो था, है ना, उस पे 50,000 वैल्यू दिखा रहा है 1 अप्रैल 2019। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 में मैंने मशीनरी की वैल्यू लिख दी 2.5 लाख और इस पर डेप्रिसिएशन लगा है कितना? 50,000। सिंपल सी बात है। तो भाई कितने की हो गई मशीनरी? 2 लाख की मशीनरी हो गई। यहां तक कहानी समझ आई? ओके। नेक्स्ट कहा गया हाफ ऑफ द मशीनरी सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2019 फॉर 30,000। ठीक है भाई, हाफ मशीनरी यानी कि इस मशीनरी के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा हो जाएगा इसका 1 लाख का और दूसरा भी हो जाएगा 1 लाख का, क्योंकि हाफ कह रहा है ना। तो 2 पार्ट कर दो इसके, 1 लाख इधर और 1 लाख इधर। कह रहा है ये जो 1 लाख है पहला वाला, या कोई भी ले लो एक ही बात है, इसे हम बेच रहे हैं 30,000 में। 30,000 में हमने इसे क्या कर दिया? सेल कर दिया, सोल्ड आउट हो गया 30,000 में। ठीक है, कितनी तारीख को? सितंबर को। अच्छा, मशीन जो थी वो 1 अप्रैल को लाई गई थी और 30 सितंबर को उसको हम बेच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ कितने मंथ्स हमने इसको यूज करा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर है ना, तो सितंबर को भी काउंट किया जाएगा, तो कितने मंथ्स आ जाएंगे? 6 मंथ्स। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है भाई, डिमिनिशिंग बैलेंस से तो खैर हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ देखना है 1 लाख का 20% और 6 महीने के लिए, 1 लाख का 20% और 6 महीने के लिए, 6/12। सॉल्व कर लीजिए इसको आराम से, 6 2 ज़ा 12, 2 10 ज़ा। ठीक है, कितना आ गया? 10,000। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 10,000। वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। अब कितनी वैल्यू बची? 90,000। इस 90,000 की वैल्यू को कितने में बेच रहे हैं? 30,000 में। तो मुझे बताओ आपका फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? यहाँ पर तो भाई हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितने का डिफरेंस? कितने का है? 60,000 का। तो 60,000 हमारा आंसर हो जाएगा और ये 60,000 क्या है? ये लॉस है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो है 5,000 रुपए।
ठीक है भाई, 5,000 रुपए इसकी बुक वैल्यू है, इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 3 साल बाद इसकी जो बुक वैल्यू बचती है वो बचती है 1250। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी बचती है? 1250 बचती है ना। अब सिंपल 1250 इसकी जो बुक वैल्यू है, ये क्या है आपका? ये है आपका डेप्रिसिएशन, है ना। इतना मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है इस पे। तो भाई सिंपल से स्ट्रेट लाइन पे आपको पूछा है परसेंटेज बता दो डेप्रिसिएशन का। बहुत इजी तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। सिंपल आपको क्या करना होता है, जो भी डेप्रिसिएशन है डिवाइड कर दो उसे बुक वैल्यू से। अब 3 साल बाद जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू क्या होती है? जो भी आपका एसेट था उसमें से डेप्रिसिएशन, जो बुक वैल्यू क्या होती है जिसपे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना है? 1250 अपॉन बुक वैल्यू कितनी है? 5,000। ठीक है, इंटू 100। 100 मतलब परसेंटेज। सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही इजी। ठीक है, 0 0 0 0, तो कितना आ जाएगा? 5 2 10, 5 5 25, 25%, है ना। बहुत इजी था, बन गया अपना आंसर इजीली। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी फिक्स्ड एसेट लूजेस इट्स वैल्यू ड्यू टू यूज और अदर रीजंस। कोई भी फिक्स्ड एसेट अपनी वैल्यू को खो देता है, किस वजह से? उसे इस्तेमाल करने की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से। तो बताइए इसे क्या कहते हैं? ये जो डिक्लाइन हो रही है एसेट की वैल्यू, उसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, है ना। इजी है ना, क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो भाई रिजर्व मैंने आपको बताए थे दो तरीके से हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल इज फॉर लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू इज फॉर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म। आपको ऑप्शंस में से बस यही छांटना है कि इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल रिजर्व कौन सा है। अब सिंपली कैपिटल रिजर्व पूछा है तो कैपिटल रिजर्व क्या हुआ? लॉन्ग टर्म हुआ। तो बता दीजिए सिंपल कि लॉन्ग टर्म कौन सा होगा। देखो नन ऑफ दीज तो कहीं से नहीं होगा, है ना, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं हमें। हमें पता है, हमें सही आंसर ढूंढना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन के लिए जो कंपनसेशन फंड आपने बनाया है, ठीक है, ये आप आउट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेवेन्यू का पार्ट होता है जो कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए होता है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो जनरल चीजों के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, है ना। पता तो है नहीं हमें कि रिजर्व किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बस कुछ पैसा साइड रख देते हैं जो कि आपके प्रॉफिट में से साइड होता है ना। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अब मुझे बताओ, आप शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ये आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल सी जाहिर सी बात है, ये तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। तो इस पे जो प्रीमियम रिसीव होगा, ठीक है, इस पे जो प्रीमियम रिसीव होगा, ये हमारा कैसा रिजर्व है? ये हमारा कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, समझ आ गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। डेप्रिसिएशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन कैसा खर्चा है भाई? मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोविजन। प्रोविजन के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, है ना। पहले तो मुझे ये बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोविजन और रिजर्व। प्रोविजन होता है भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हो ना हो प्रोविजन तो क्रिएट करना ही होगा। लेकिन जो रिजर्व होता है ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो ट्रू, पहले तो बताओ प्रोविजन के लिए सही बातें क्या लिखी है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या प्रोविजंस को लायबिलिटी में शो करते हैं? बिल्कुल, ये हमारी लायबिलिटी होती है बैलेंस शीट में। प्रोविजन एंड रिजर्व नाम से देखा होगा आपने, बैलेंस शीट जब प्रिपेयर की जाती है फॉर्मेट में। इट इज अ डिस्क्रिशनरी एज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। क्या ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है फाइनेंशियल प्रूडेंस में, यानी कि जो भी आपके कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल है, ठीक है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करने में, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में क्या ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है? बिल्कुल लेता है ना। तो ये क्या है? तीनों चीजें हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा रिजर्व के बारे में सही नहीं है। तो देखो, क्या रिजर्व एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? बिल्कुल। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट होगा तो ही रिजर्व क्रिएट करेंगे। क्या ये लायबिलिटी साइड में शो होता है? बिल्कुल, प्रोविजन रिजर्व्स लायबिलिटी साइड में शो होता है। क्या ये डिस्क्रिशनरी मैटर है? बिल्कुल। क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? नो, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही है कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर किसी नॉन लायबिलिटी के लिए आप अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इसे आप कहाँ पोस्ट करते हैं? देखो, सिंपल सी बात है, इसके लिए भाई प्रोविजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए क्रिएट होता है, रिजर्व अननोन के लिए होता है। डेफिनेट लायबिलिटी शुड बी क्रिएटेड, ये नहीं होगा। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो कंडीशन बेस्ड होती है, यानी कि सिचुएशन बेस्ड होती है, कोई सिचुएशन आई तब हम उसको क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, है ना। नेक्स्ट आती है आपकी, एज पर द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड करेक्ट फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का? तो भाई सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आपके एसेट की वैल्यू है उसमें से जो वैल्यू स्क्रैप हो चुकी है, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू जो हो चुकी है, उसे हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं हम कि कितना टाइम ये हमारा एसेट चलेगा, क्या इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। सिंपल। तो देखो, ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शंस में देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, नो। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस मार्केट वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट, नो। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। भाई रेवेन्यू रिजर्व का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है? सिंपल, ऐसा रिजर्व जो हम बार बार क्रिएट करते हैं। डिबेंचर्स का रिडम्पशन जो होगा, क्या वो बार बार होगा? नो, ये लॉन्ग टर्म होता है। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये क्या होगा? ये भी लॉन्ग टर्म होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, भाई इन्वेस्टमेंट तो हर साल करेंगे ना, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे, ये है आपका रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नेक्स्ट आता है आपका जनरल रिजर्व्स आर शोन इन। तो भाई सिंपल सी बात है, जनरल रिजर्व्स या फिर कोई भी रिजर्व्स हो कहाँ शो किए जाते हैं? भाई बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, है ना। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा, आप एक हेडिंग बनाते हैं रिजर्व्स की, हेडिंग बनती है ना शेयर होल्डर एंड रिजर्व करके, हेडिंग जो बनती है, जनरल रिजर्व्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमोर्टाइजेशन। अच्छा, दो चीजें बताई थी ना, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। तो देखो, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो जाती है या फिर लोन की वैल्यू कम होती है, दैट इज अमोर्टाइजेशन। डिप्लीशन का मतलब होता है जब आप किसी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्निक यूज करते हो, उस पर कोई खर्चा करते हो, दैट इज डिप्लीशन, है ना। तो यहाँ पर अमोर्टाइजेशन पूछा है, तो देखो, अकाउंटिंग टेक्निक्स यूज्ड पीरियोडिकली लोअर द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन। तो ये क्या है आपका? दिस इज योर अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो पहले ही हमें अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब देखो, ये जो नेक्स्ट है डिप्लीशन, डिप्लीशन के बारे में भी हमें पता है, ये क्या होता है? ये एक अकाउंटिंग टेक्निक है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? डिप्लीशन। ये चीजें हमें अच्छे से पता है, ये सारे टर्म्स पता होने भी चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए, बेसिक चीजें अगर नहीं क्लियर होती हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ आए हैं। तो इसी के साथ हमारे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनपीओ वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, इसके बारे में एमसीक्यूज करेंगे और पहले रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये सारी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं।
सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। डेप्रिसिएशन का रिविजन यहाँ पे मैंने कराया है और कुछ एमसीक्यूज कराए हैं। प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।